वीडियो में हम जानने वाले हैं सेल इंजरी के बारे में। इस वीडियो में आपको एक छोटा सा नोट मिलेगा और लेक्चर मिलेगा सेल इंजरी के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सेल इंजरी क्या होता है। व्हाट इज सेल इंजरी? ये एक सेल इंजरी का डिफिनीशन है नीचे। सेल इंजरी इज डिफाइंड एज द चेंज इन द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल बिकॉज ऑफ एनी स्ट्रेस दैट हैज़ बीन एनकाउंटर्ड बाय द सेल। इसका मतलब ये हुआ कि एक सेल है, उस सेल पे जब कोई चोट लगती है तो उसके वजह से इंटरनल और एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट होता है उस सेल का वो चेंज हो जाता है, और यही चेंज जो होता है उसको कहते हैं सेल इंजरी। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ लीजन। लीजन को हिंदी में जख्म कहा जाता है या घाव कहा जाता है। तो ये घाव क्या है या लीजन क्या है? तो इसको डिफाइन किया गया है कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता है सेल में या टिश्यू में किसी एक व्यक्ति के, कब? किसी एक डिसीज़ के कारण या किसी एक इंजरी के कारण। तो आइए अब हम बात करते हैं कि सेल इंजरी के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। अभी को हमने पढ़ा था कि सेल इंजरी जो होता है, एक सेल है, उस पर जब चोट लगता है उसके वजह से इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उस सेल का चेंज हो जाता है, इसी को कहा गया है सेल इंजरी। तो अब कॉजेज़ ऑफ सेल इंजरी की बात होती है। द कॉजेज़ ऑफ सेल इंजरी में बी क्लासीफाइड इनटू टू ग्रुप्स, मतलब इनको दो ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है कॉजेज़ ऑफ सेल इंजरी के। पहला एक्वायर्ड कॉजेज़, दूसरा जेनेटिक कॉजेज़। अब हम बात करने वाले हैं एक्वायर्ड कॉजेज़ के बारे में। जो सेल इंजरी का, अगर हम एक्वायर्ड कॉजेज़ की बात करते हैं तो सेल इंजरी होता है एक्सीडेंट के वजह से, किसी डिसीज़ की वजह से, या बॉडी का कोई ऑर्गन जब डिसफंक्शन हो जाता है तब हमारा सेल इंजरी देखने को मिलता है। अब द एक्वायर्ड कॉजेज आर फर्दर कैटेगराइज्ड एज, इनको फिर से बांटा गया है फॉलोइंग चीज़ों में कि कैसे हो सकते हैं ये किन किन चीज़ों से। हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया, इन सभी ये जितने भी यहाँ पे आपको 7 पॉइंट दिख रहे हैं इनको डिस्क्राइब किया गया है आगे स्लाइड में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल इंजरी कॉज्ड बाय हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया। दूसरा फिजिकल फैक्टर्स जो कि सेल इंजरी कॉज करते हैं। तीसरा केमिकल एजेंट्स जो कि सेल इंजरी कॉज करते हैं। चौथा माइक्रोबियल एजेंट्स जो कि सेल इंजरी कॉज करते हैं। इम्यून सिस्टम जो कि सेल इंजरी कॉज करता है। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस जो कि सेल इंजरी कॉज कर सकता है। एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि सेल इंजरी कॉज करते हैं। ये सभी के सभी एक्वायर्ड कॉजेज हैं। हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया ये दोनों के दोनों मेडिकल कंडीशंस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे बॉडी में टिश्यूज़ होते हैं और जो सेल्स होते हैं, ठीक है, सेल्स ऑफ डिफरेंट टिश्यू, मतलब अलग अलग टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनको चाहिए होता है ऑक्सीजन अपने लिए एनर्जी जनरेट करने के लिए और अपना मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। और चूँकि हमको ये भी मालूम होगा कि जो ब्लड होता है वो कैरियर होता है ऑक्सीजन का हमारे बॉडी के अंदर। हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है ये हमारे ऑक्सीजन का कैरियर का काम करता है और अलग अलग सेल्स तक ये हमारे ऑक्सीजन को पहुंचाता है। द सेल इंजरी कैन ऑकर इफ़ द बॉडी सेल्स आर नॉट गेटिंग इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड। अब देखिए यहाँ पे ये बताया गया कि सेल इंजरी या फिर सेल डेथ जो कहा जाता है, सेल इंजरी या सेल डेथ ये तब भी कॉज हो सकता है जब हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं उन तक प्रॉपर अमाउंट में ब्लड या ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है। अब एक यहाँ पे जो अभी हमने बताया था हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया, उस टर्म को मैं थोड़ा डिफाइन करता हूँ। द रिड्यूस सप्लाई ऑफ ब्लड इज टर्म्ड एज इस्कीमिया। फॉर एग्जांपल, एक कोई सेल है, उस सेल तक अगर प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं जा रहा है तो उस कंडीशन को कहा जाएगा इस्कीमिया। एंड द रिड्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज हाइपोक्सिया। और अगर कोई हमारा एक सेल है जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पहुँच पा रही है और उसके वजह से वो सेल का डेथ हो रहा है तो इस कंडीशन को कहा जाएगा हाइपोक्सिया। फिर एक्वायर्ड में ही आता है हमारा, एक्वायर्ड सेल इंजरी में ही आता है फिजिकल फैक्टर, सेल इंजरी कॉज्ड बाय फिजिकल फैक्टर। तो कौन कौन से ऐसे फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से सेल इंजरी कॉज हो सकता है? सबसे पहला है मैकेनिकल ट्रॉमा, मतलब एग्जांपल में लिखा है एक्सीडेंट। अगर हमारा एक्सीडेंट होता है तो एक्सटर्नल हमको स्ट्रेस मिलता है जिसकी वजह से हमारे सेल डैमेज होते हैं। दूसरा थर्मल ट्रॉमा, अगर हम जल जाते हैं तो भी हमारे सेल इंजरी कॉज होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी जाना माना है सेल इंजरी कॉज करने के लिए। फिर आता है रेडिएशन, यूवी एंड एक्सरे। यूवी से जैसे कि हमारा स्किन कैंसर, और एक्सरे से भी कई दिक्कत आ सकती है हमारे बॉडी में, ये भी सेल इंजरी के कॉजेज़ होते हैं। तो अब बात करते हैं सेल इंजरी जो कि माइक्रोबियल एजेंट्स के वजह से होता है।
ये जो माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोबियल एजेंट्स के एग्जांपल हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ एंड अदर पैरासाइट्स। तो अब एक एग्जांपल है हेलमिंथियासिस, एक ऐसा डिसीज़ है जो कि कॉज होता है मैक्रो पैरासाइट्स के द्वारा। फॉर एग्जांपल जो हमारे पेट में कीड़ी होती हैं या हुकवॉर्म, इस तरह के वॉर्म्स के वजह से ही ये जो हमारा मेडिकल कंडीशन है हेलमिंथियासिस, ये उसी के वजह से होता है। तो वो भी एक तरह से सेल इंजरी के अंदर कैटेगराइज किया गया, और वो भी एक्वायर्ड सेल इंजरी। तो सेल इंजरी कॉज्ड बाय इम्यून सिस्टम, although the immune system serves to prevent the body against various injurious agents, but sometimes the immune system itself may tend to cause injury within the body। मतलब कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है ये अक्सर करके हमारे शरीर को बचाता है अगेंस्ट वेरियस डिसीज़, अलग अलग तरीके की बीमारियों से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है। मगर कई बार ऐसा हो जाता है कभी कभार कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वही हमारे बॉडी में सेल इंजरी कॉज कर देता है। फॉर एग्जांपल हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और दूसरा है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सेल इंजरी कॉज्ड बाय न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। तो सबसे पहला पॉइंट है द डेफिशिएंसी और द एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, बोथ ऑफ दीज स्टेट्स आर टर्म्ड एज न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। मतलब किसी भी न्यूट्रिएंट की मात्रा यदि हमारे बॉडी में बढ़ जाती है या घट जाती है, मैंने बोला किसी भी न्यूट्रिएंट की मात्रा हमारे बॉडी में जब बढ़ जाती है या तो उस न्यूट्रिएंट की मात्रा घट जाती है, तो इसको कहा जाता है न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर द मेन कॉजेज ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीजेस। मतलब अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी पड़ती है तो उसी के कारण से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीज़ होता है। फॉर एग्जांपल मैरास्मस, एनीमिया एंड क्वाशियोरकर। And the increased amount of nutrient leads to heart disease and obesity। और दूसरी बात ये है कि जब कोई भी न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में बढ़ जाता है तो उसकी वजह से मोटापा बढ़ता है, और मोटापा बढ़ता है तो हार्ट डिसीज़ आनी ही आनी होती है। सेल इंजरी कॉज्ड बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर से सेल इंजरी कैसे कॉज होता है? साइकोलॉजिकल फैक्टर से आप सीधे सीधे ये समझिए कि हमारा हैबिट, फॉर एग्जांपल ड्रग एडिक्शन, अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, ये 3 चीज़ जो हैं इसके वजह से हम खुद एक्वायर कराते हैं सेल इंजरी को। स्मोकिंग करने के वजह से हमारा लंग कैंसर होता है, अल्कोहलिज्म या अल्कोहल ज़्यादा पीने की वजह से लीवर डैमेज होता है, पेप्टिक अल्सर होता है, और स्मोकिंग करने से हाइपरटेंशन भी होता है, ड्रग एडिक्शन से भी लीवर डैमेज होता है। तो ये होता है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर। वैसे तो अगर देखा जाए कोई पागल हो जाता है अगर, तो उसके अंदर कोई बायोकेमिकल या मॉर्फोलॉजिकल चेंज देखने को नहीं मिलता है। और जो साइकोलॉजी की बात हुई है वो यही हुई है कि स्मोकिंग हमारा मन किया तो हमने किया, उसकी वजह से क्या हुआ, लीवर डैमेज हो गया। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है हमारे सेल इंजरी से।